नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 29 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पहले भी हमारे पास एक लॉ आ चुका है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसे हमने क्या बोला था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला था। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर, हमारे पास एक और लॉ था जिसको हमने क्या बोला था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला था। इसका मतलब सेकेंड लॉ से पहले हमारे पास कितने लॉ थे, 2 लॉ थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। अगर हम हिस्ट्री में जाएं, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की हिस्ट्री में जाएं, तो थर्मोडायनेमिक्स की हिस्ट्री में जो सबसे पहले जो लॉ आया था उसे हमने क्या बोला था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला था। इसके बाद जो लॉ आया उसे हमने क्या बोला, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला। और इसके बाद जो लॉ आया वो था हमारे पास क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको पहले क्यों पढ़ते हैं, फिर ऐसे पढ़ लेते हैं, किताब वालों की मर्जी ना। हम तो किताब से पढ़ रहे हैं, हम उस टाइम ट्रेवल करके थोड़ा पढ़ रहे हैं, हम किताब से पढ़ रहे हैं। तो किताब वालों ने जो भी पब्लिकेशन है उन्होंने क्या किया, जो राइटर है उसने क्या किया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पहले समझाना बेटर समझा, क्योंकि वो क्या देता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को क्लियर करता है कि टेम्परेचर की सही डेफिनेशन क्या होती है, उसको कौन क्लियर करता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर करता है। लेकिन अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो लॉ आया वो क्या था हमारे पास, क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फिर जो लॉ आया वो कौन सा था हमारे पास, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास पहले से ही एक लॉ है जिसे हमने क्या बोला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला है, तो एक नए लॉ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमको जरूरत क्यों पड़ी। देखो फिजिक्स की दुनिया में जब भी कोई नया लॉ आता है, उस लॉ के पीछे, उस नए लॉ के पीछे उससे पुराने जो लॉ थे या फिर उससे पहले के जो लॉ हैं उनकी नाकामयाबी छुपी होती है। यानी सेकेंड लॉ के आने के पीछे का रीजन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नाकामयाबी रही होगी। यानी इस नेचर में कुछ फिनोमिना ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया होगा या फिर उनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया होगा। तभी हमारे पास एक नया प्रिंसिपल या बोलते हैं नया फंडामेंटल प्रिंसिपल हमें देना पड़ा, जिसे हमने क्या बोला, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सी चीजें थी जिनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में क्या है, एक बाहुबली है, उसने बहुत सारे फिनोमेना को क्या किया, एक्सप्लेन किया। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था क्या, कुछ ऐसा था कि du इज इक्वल टू dq माइनस dw था, या क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू du प्लस dw लिख सकते हैं। ये क्या था हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। ये सिंपल क्या है, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म है। यानी अगर हम किसी सिस्टम को q हीट देंगे या फिर dq हीट देंगे तो दी गई हीट 2 जगह खर्च होती है, एक इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, दूसरा वर्क डन करने में। यही क्या था हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा, उसके एप्लीकेशन पढ़े, यानी उसने बहुत सारी चीजों को क्या किया, एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। क्या, किसके बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में, या फिर बोलते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। किसकी हेल्प से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमको बताया कि किस तरीके से हाइट के साथ टेम्परेचर में चेंज आता है। जब हम क्या करते हैं, सी लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर में जो चेंज आता है उसका रेट क्या होता है, dt ओवर dh क्या होता है। ये किसने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक्सप्लेन किया। ओके नाउ, अब कुछ चीजें ऐसी थी ना जिनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या हम उनको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी हमारी इस नेचर में कुछ चीजें ऐसी थी जो चीजें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिट से दूर थी। उनमें से पहली चीज ये थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो मैं पहले आपको वर्बली समझा देता हूं, उसके बाद पूरा हम लिख के चलेंगे, डरो मत, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे क्या कर रहा हूं, वर्बली समझा रहा हूं, और हम क्या करेंगे, फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख के चलेंगे। आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। खुश हैं आप। देखो जो फर्स्ट चीज थी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिट से बाहर थी, वो ये थी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस
हमारे नेचर में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, दिन रात प्रोसेस होती रहती है। हवा का चलना, पानी का नीचे गिरना, चाय का ठंडा हो जाना, ये सब क्या है, प्रोसेस हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाया कि किसी प्रोसेस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। ये नहीं बता पाया कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, उसके बारे में वो कोई भी कमेंट नहीं कर पाया। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करें, जैसे वी ऑल नो दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा हीट क्या करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट बोलूं, ये तो नेचर में हो रहा है, साफ साफ हमको दिख रहा है, चाय ठंडी हो जाती है, पानी गर्म किया हुआ पानी ठंडा हो जाता है, ये एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है जो मुझे दिख रही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मुझे क्या करना है, हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर फ्लो कराना है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसने इसके बारे में बात की ही नहीं। यानी ये जो चीज है, ये जो फर्स्ट जो यहां पर मैंने फिनोमेना लिया कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिट से बाहर है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नया लॉ चाहिए। वो नया लॉ आया, साइंटिस्ट ने दिया, जिसे हमने क्या बोला, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला। इसी को एक और एग्जांपल समझो। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे हम सब जानते हैं हमारी जब गाड़ी चलती है, माना हमें गाड़ी को रोकना है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी को रोकना है, तो हम क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, हम ऐसे ब्रेक लगाएंगे। और जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे, होता क्या है, जो ब्रेक शू होते हैं, जैसे माना ये टायर है गाड़ी का और यहाँ पर क्या लगे होते हैं, इस तरीके से ये ब्रेक शू लगे होते हैं। अभी टायर इस तरीके से घूम रहा है, मैंने ब्रेक लगाया, टायर रुकना स्टार्ट करेगा क्योंकि ब्रेक शूज को ऐसे पकड़ेंगे। अब होगा क्या, जो टायर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, इसकी हीट एनर्जी में चेंज हो, क्योंकि ब्रेक शू क्या होंगे, गर्म होंगे, कभी कभी लाल हो जाते हैं। आपने अगर रेस देखी है तो वहां पर जो ब्रेक शू हो जाते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं, इतने गर्म हो जाते हैं कि वो एकदम रेड हॉट हो जाते हैं, एकदम लाल दिखने लग जाते हैं, उतने गर्म हो जाते हैं। यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, जो काइनेटिक एनर्जी है इन दिस केस, इन केस ऑफ ब्रेकिंग, काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती है, हीट एनर्जी में चेंज होती है, नहीं होती है? आंसर है हाँ जी, होती है। लेकिन अगर मैं इसका ठीक उल्टा करना चाहूं, यानी ब्रेक शू को गर्म करूं और ये एक्सपेक्ट करूं कि मेरा टायर घूमने लग जाए, यानी हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दूं, क्या कभी ऐसा होता है अपनी खड़ी हुई गाड़ी के जो ब्रेक शू है उनको गर्म करना स्टार्ट करना, तो एक बार मतलब उनको गर्म करना है किसी की हेल्प से, मतलब किसी भी बर्नर की हेल्प से, कोई भी चीज गर्म करने वाली चीज की हेल्प से अपने जो गाड़ी के ब्रेक शू है उनको गर्म करने की कोशिश करना, क्या वो ब्रेक शू गर्म होने पर टायर घूमने लगता है? नहीं घूमता। यानी ये प्रोसेस नहीं होती है, उल्टी प्रोसेस, यानी हीट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो ये हीट एनर्जी है उसको मैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो नहीं दे पाया। तो नया लॉ चाहिए, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज, ये भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखो ये डायरेक्शन पॉसिबल है, ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो कोई भी कमेंट नहीं करता है। ओके, नाउ जो दूसरी चीज यहां पर जो आती है, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब लिखाऊंगा आपको, ठीक है। जो दूसरी चीज यहां पर आती है वो है रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। वी ऑल नो दैट वी कैन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज ए वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क, और जिसी की वजह से एक पूरी ब्रांच आई किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की। यानी हम क्या कर सकते हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा हमको पता है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, कार्नोट हीट इंजन में डिस्कस कर रहे थे, वहां पर क्या हो रहा था, हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता, वो बात ही नहीं करता, वो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं लगाता कि हाउ मच हीट वी कैन कन्वर्ट। यहां बोल सकते हैं व्हाट इज द लिमिट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। मान लिया हमारे पास 10 जूल हीट है, कितनी हीट है, H इक्वल टू कितना है, 10 जूल मेरे पास हीट है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाता क्या इस 10 जूल हीट का कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा, हाउ मच पार्ट ऑफ 10 जूल ऑफ हीट विल कन्वर्टेड इनटू वर्क। क्या पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, क्या मुझे यहां पर 10 जूल मिलेगा, या मुझे यहां पर 9 जूल मिलेगा, या 5 जूल मिलेगा, कितना मिलेगा, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बता नहीं पाता।
कि व्हाट विल बी द लिमिट, क्या लिमिट होगी उसकी, कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक हम क्या कर सकते हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। उसका सीधा सा कहना है वी कैन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, हम क्या कर सकते हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक बार ऐसा सोचने की कोशिश करो, इसको एक बार सोचो कि हम हीट को क्या कर रहे हैं, वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं या बुझते मैं समुद्र में शिप चला रहा हूं, यानी जहाज चला रहा हूं मैं समुद्र में, तो हमारे समुद्र के ऊपर क्या है, पूरा इन्वायरमेंट है या नहीं है, और इस पूरे इन्वायरमेंट में क्या है, ये क्या है, एक बड़ा सा हीट का सोर्स है या नहीं है, ये बताओ। ये पूरा इन्वायरमेंट, इसमें कुछ ना कुछ हीट है, ये क्या है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ हाइपोथेटिकली, या बोलते हैं मैं बोल भी सकता हूँ कि आवर इन्वायरमेंट इज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि पूरे इन्वायरमेंट में गैसेस हैं, ये है वो है, सब क्या है, उनके सबके पास क्या है, हीट है या नहीं है। आंसर हाँ जी है। तो ये मेरे पास समुंदर है, इसमें मैं क्या चला रहा हूँ, अपनी इस तरीके से नाव बोल सकते हैं, या फिर जो भी है हमारे पास क्या बोल सकते हैं इसको हम, शिप, वो चला रहा हूँ। इसमें मैंने एक इंजन लगा दिया, यूं करके इंजन लगाया मैंने यहाँ पर, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने एक, यहाँ क्या है, ये इसका इन्वायरमेंट है, यहाँ क्या है, हीट है। ये क्या करेगा, इंजन यहाँ से हीट लेगा और वर्क देगा, ये चलने लग जाएगा। अब ये हीट तो कभी खत्म होगी नहीं, तो इसका मतलब मैं उम्र भर बिना कोई फ्यूल खर्च किए समुद्र में चल सकता हूं। ठीक है, ये तो कहना मतलब निकल रहा है यहां से कि हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। अगर मैं खाली इतना ही बोलता हूं तो यहां से मैंने हीट ली और यहां वर्क हो गया, यहां क्या हो गया, वर्क हो गया, और मेरी जो नाव है, यहां मेरा जो शिप है वो चलने लग गया, और उम्र भर चलता रहेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट की हीट तो कभी खत्म होगी नहीं। क्या कभी ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब इसकी इफिशिएंसी क्या होगी, ये किस हद तक कन्वर्ट कर सकता है, इस बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात नहीं करता है। या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, इसी बात को कहने का एक और तरीका है, कैन इफिशिएंसी, अगर मैं इफिशिएंसी की बात करूं, कैन इफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 100%, क्या ये हो सकती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिन्होंने दिया उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या किसी इंजन की इफिशिएंसी 100% हो सकती है, या फिर इस कन्वर्जन की, हीट से वर्क में कन्वर्जन की इफिशिएंसी 100% हो सकती है। यह क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। उसके पास कोई आंसर नहीं था। अगर उसके बाद कोई आंसर नहीं है तो हमें तो आंसर चाहिए ना, तो हमें आंसर चाहिए तो हमें एक नया लॉ लाना पड़ेगा। तो अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस करी, कुछ ऐसी चीजें हमने डिस्कस करी जिनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने के लिए, इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए, या फिर इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन को खत्म करने के लिए, हम खत्म तो नहीं करेंगे, इस लिमिटेशन से आगे सोचने के लिए एक नया लॉ लाया गया, एक नया फंडामेंटल प्रिंसिपल लाया गया, जिसे हमने क्या बोला, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला। अब इस समय ना थर्मोडायनेमिक्स किसी एक साइंटिस्ट का काम नहीं है, इसमें दसों साइंटिस्ट लगे थे, जिनमें से केल्विन हो गए, प्लांक हो गए, कार्नोट हो गए, जूल हो गए, गिब्स हो गए, हेल्महोल्ट्ज हो गए, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स में उस समय काम कर रहे थे। ठीक, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने सेकंड लॉ की क्या दी, अलग अलग स्टेटमेंट दी, जिसमें से दो स्टेटमेंट बड़ी ही प्रचलित हैं। एक स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट है सेल्सियस स्टेटमेंट। ठीक है, सेल्सियस भी कहते हैं, एक साइंटिस्ट थे, क्लैसियस भी बोल देते हैं, सेल्सियस भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी तक जो हमने पढ़ा, आई होप थोड़ा बहुत आपके दिमाग में घुसा होगा, नहीं भी घुसा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो अभी तक हमने पढ़ रखा है उस सब को हम रिटर्न में यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सांस लेते हैं, और जो अभी यहाँ पर हमने ये लिख रखा है इसको मिटाते हैं, और एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इसको आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंट डालो, क्या ओरिजिन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि हाउ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली ओरिजिनेट, किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ। सबसे पहले हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी ओके। तो यहां पे लिखो
ओरिजिन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैं SLOT लिख दूं, ठीक है। ऐसा एग्जाम में लिखना, ठीक है, मैं लिख रहा हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा, टाइम बचेगा, ठीक है। उसके लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्लूट, ओके। नाउ सिंस वी नो, तो इसके नीचे लिखो इस तरीके से, सिंस वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics is a kind of law of conservation of energy, law of conservation of energy, that is, which is given by following formula, which is given as following, क्या था वो, dq या बोलते हैं du इज इक्वल टू dq माइनस dw, ऐसा कुछ था, आंसर हाँ जी था। दिस लॉ एक्सप्लेन लॉट्स ऑफ नेचुरल फिनोमिना, दिस लॉ explained lots of natural phenomena, but it has some limitation, some limitation। तो हिंट डालो, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेडिंग क्या हो जाएगी, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लूइड। ओके, पहली लिमिटेशन क्या हो जाएगी, इट tells nothing about direction of natural process, about direction of natural process। देखो एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, as we know heat flows from higher temperature to lower temperature, but what about flow of heat from lower temperature to higher temperature, First law of thermodynamics does not tell anything about it, ठीक है, समझ में आई बात। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल का एग्जांपल आप और लिख सकते हो, दैट इज ब्रेकिंग सिस्टम वाला। क्या और एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, अनदर एग्जांपल क्या हो जाएगा, एज ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ एनी कार, अनदर एग्जांपल, एज वी नो ड्यूरिंग ब्रेकिंग, या ड्यूरिंग, हाँ ब्रेकिंग लिख दो, ब्रेकिंग ऑफ एनी कार, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, क्या लिखेंगे इसको, ब्रेकिंग मतलब रोकना, ठीक है, समझ रहे हो बात, मतलब जब भी हम कार को रोक रहे हैं उस दौरान, ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ एनी कार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज कन्वर्टेड
या फिर ट्रांसफर भी लिख सकते हो, या वो कन्वर्टर लिख सकते हो, ट्रांसफर लिखो, इज ट्रांसफर इनटू हीट एनर्जी, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेल नथिंग अबाउट इट। ऐसा क्यों नहीं होता? उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने ये नहीं बोला कि मैं कुछ कह नहीं रहा इसके बारे में, उसने यहां तक पहुंचा ही नहीं वो, ठीक है, तभी तो लिमिटेशन बोला ना उसने, फेलियर नहीं बोला, क्या बोला? लिमिटेशन बोला, ठीक है। तो पॉसिबल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेल नथिंग अबाउट इट, ठीक है। हम यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कोस नहीं रहे हैं, क्योंकि वो यहां तक पहुंचा ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तभी तो लिमिटेशन बोला ना, एक लिमिट तक उसने बात करी, इन क्वेश्चन के बारे में उसने बात नहीं की। ओके, ऐसा क्यों नहीं होता है कि हीट एनर्जी में क्यों, काइनेटिक एनर्जी में दोबारा से कन्वर्ट क्यों नहीं हो जा रही है, इसके बारे में वो उसने बात ही नहीं करी, ठीक है। तो ये क्या होगी? एक लिमिटेशन होगी। ओके, नाउ अगली जो यहाँ पर बात हम करेंगे, यहाँ पे जो अगला हमारा जो पॉइंट होगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड जो हमारे पास लिमिटेशन है वो क्या है? इट डज नॉट टेल, इट गिव, यहाँ पूछते हैं, हाँ इट गिव लिखो, ऐसे लिखो, मतलब कोई भी लिमिटेशन, किस लिमिट तक हम हीट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसने कुछ बोला ही नहीं। तो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव नो लिमिटेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, इसकी कोई बात ही नहीं करी। मतलब कितनी हीट, मतलब क्या इफिशिएंसी होगी, क्या हम सारी की सारी हीट कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में? अगर नहीं कर सकते सारी तो कितनी कर सकते हैं? या हम बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसे लिखो, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं और करके लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स fail to answer following question। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारे पास क्या? Does can efficiency will be 100%? Can efficiency will be 100%? Will be 100%? क्या ऐसा हो सकता है? इसका आंसर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं दे पाई। Okay, so these are the limitation, and these limitation are responsible for a new concept, a new fundamental principle, and that is second law of thermodynamics। तो लिख के चलेंगे, these limitation, these above limitation are responsible for new fundamental principle, new fundamental principle, that is second law of thermodynamics, second law of thermodynamics, डायनेमिक्स। अब बहुत सारे साइंटिस्ट, जैसे मैंने बोला भी फर्स्ट में कि बहुत सारे साइंटिस्ट उस समय थे जो क्या कर रहे थे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में काम कर रहे थे, ठीक है। और अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या दिया, अपना अपना स्टेटमेंट दिया, किससे रिलेटेड? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। उनमें से हम दो स्टेटमेंट जो कि ज़्यादा फेमस है उनको हम क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। तो देयर आर मेनी स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देयर आर many statement of second law of thermodynamics, second law of thermodynamics,
but we will talk about only two, but we will talk about only two, पहला है उसमें से कौन सा, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, और दूसरा है हमारे पास क्या, सेल्सियस स्टेटमेंट। सेल्सियस स्टेटमेंट, सेल्सियस की स्पेलिंग सही लिखी मैंने, मैं चेक कर लूँ एक बार। सेल्सियस CIUS, ठीक है होनी चाहिए यार, कॉपी में तो गलत लिख सकता हूँ मैं, कोई भरोसा तो ना हो इधर। सेल्सियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो दो हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट है। तो एक काम करते हैं, एक काम करो, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला मिटाना पड़ेगा मेरे को, अब नोट कर लो फटाफट, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, मिटा रहा हूँ, हाँ, ओके। अब लिखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। देखो क्या बोलता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ये बोलता है कि नो प्रोसेस, कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका सोल इफेक्ट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क हो। यानी कभी भी हम कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो आया था ना वहां पर समस्या हुई थी किसके साथ, जो सेकंड लिमिटेशन थी, ये वाली, इसका समाधान मिल गया भाई। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि कभी भी हम पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जहां पर टोटल अमाउंट ऑफ हीट किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क में कन्वर्ट हो जाए। और यही क्या है, हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, ठीक है। फंडामेंटल लॉ है, प्रूफ तो होगा नहीं, क्या है, लॉ है ना, नेचर में पाया गया, देखा गया, ऑब्जर्व हुआ, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि कोई भी प्रोसेस ऐसी पॉसिबल है ही नहीं इस नेचर में जहां पर क्या हो, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क हो, ठीक है। तो लिख के चलेंगे हम यहां पर, क्या हो जाएगा स्टेटमेंट इसका, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose सोल इफेक्ट। अब देखो मैं यहां पर लाइन लिखने जा रहा हूं, SOLE, सोल इफेक्ट। अभी हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सोल इफेक्ट, अभी तो थोड़ी देर इसका अंडरलाइन कर दो। whose सोल इफेक्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी 100% इफिशिएंसी कभी होगी ही नहीं। अगर मेरे पास 10 जूल हीट है तो ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि हम 10 की 10 जूल हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें। अब यहां पर एक लाइन आ रही है, क्या वर्ड आ रखा, क्या, सोल इफेक्ट। इसको भी थोड़ी मिनट डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ कभी कभी क्या होता है, इसी स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट हमने यहां पर लिखा हुआ है, इसी को कभी कभी लिखने का एक और तरीका किताबों में दिया होता है। वो क्या होता है, देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देयर इज नो डिवाइस इज पॉसिबल हुज सोल इफेक्ट इज
कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। यानी ऐसा डिवाइस पॉसिबल है ही नहीं, या ऐसा ही बोल सकते हैं ऐसा इंजन पॉसिबल है ही नहीं जो क्या करे, हीट को कंप्लीटली वर्क में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो इसी को लिख के चलेंगे, देयर इज नो मशीन, या बोल सकते हैं नो मशीन बोलो, या क्या बोलो, मशीन ही बोले, देयर इज नो मशीन, MEACHINE, देयर इज नो मशीन ऑपरेटिंग इन ए साइकिल। अब इतना लंबा लिखा, इसकी जगह मैं खाली इंजन में लिख सकता था, बिकॉज इंजन इज ए मशीन विच इज ऑपरेटिंग इन, हीट इंजन इज ए मशीन विच इज ऑपरेटिंग इन साइकिल। इस पूरे की जगह में उसको भी लिख सकता था, लेकिन अभी लिख दिया तो लिख दिया। चलो, देयर इज नो मशीन ऑपरेटिंग इन साइकिल हुज सोल इफेक्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाली मशीन पॉसिबल है ही नहीं। इट मीन 100% efficiency इज impossible case. Even Carnot heat engine have not 100% efficiency. उसके पास भी क्या होती है, 100% efficiency नहीं होती है। तो this is another statement of Clapeyron statement, हाँ, another form of Clapeyron statement। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक, ओके। ना अब देखो एग्जाम्पल, देखो फ्यू एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ, सोल इफेक्ट की बात करता है, ठीक है, यहाँ पर एक जो लाइन आ रखा है या मुझसे जो वर्ड आ रखा है क्या, सोल इफेक्ट, ये आपको परेशान कर रहा होगा, मुझे पता है। मान लो हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है इस तरीके से, ये मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, ओके, और यहाँ पर इस तरीके से एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस है, ठीक है, गैस इज ए सिस्टम। एक ये क्या था मेरे पास, एक सिलेंडर था, इसके अंदर इस तरीके से गैस रखी हुई है, और एक ये पिस्टन है, एयर टाइट पिस्टन है और फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, इस तरीके से कुछ है हमारे पास ना। और जो इसकी वॉल है ना, वो क्या है, टोटली कंडक्टिंग वॉल है, यानी हीट अंदर बाहर जा सकती है ना। अब क्या होगा, मान लिया मैंने यहाँ पर क्या लगाया, कुछ प्रेशर लगाया, P प्रेशर लगाया, और इस टाइम पर इसका प्रेशर यहाँ पर P1 है, वॉल्यूम इसका V1 है, और टेम्परेचर कितना है, T है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहा हूँ, यानी इसको मैं इस तरीके से कंप्रेस कर रहा हूँ कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी यहां पर कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है। माना मैं इसको कंप्रेस करके कहां ले आया, इस पिस्टन को मैं इधर ले आया नाउ, और पिस्टन इज हियर, मेरा पिस्टन कहां पर है, अब इधर है, और ये चीज क्या हो जाएगी, यहां से गैस हट जाएगी, ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब मेरा पिस्टन कहां है, इधर है, लाइक दिस, ओके ना। अगर पिस्टन मेरा अभी इधर है तो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, माना प्रेशर कितना हो गया P2 और वॉल्यूम कितना हो गया V2, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसा मैं बोल रहा हूं। और इस तरीके से मैंने प्रोसेस को यहां पर फ्लो करा रखा है, प्रोसेस मेरी इस तरीके से यहां पर हो रही है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी ये कैसा प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अब आइसोथर्मल कैसे होगा, देखो जैसे मैं नीचे को आऊंगा, हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है, हीट एनर्जी बढ़ेगी, अंदर की हीट बढ़ेगी, लेकिन जितनी हीट बढ़ेगी उतनी क्या हो जाएगी, यहां से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, जितनी हीट बढ़ेगी उतनी हीट यहां से बाहर निकल जाएगी, और सिस्टम फिर से पहले के टेम्परेचर में आ जाएगा, और बहुत जो प्रोसेस होगी बहुत स्लो होगी, और इस तरीके से हर पॉइंट पर जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, सेम रहेगा। यानी इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर क्या है, सेम है, बट इसका वॉल्यूम क्या हो रखा है, चेंज हो रखा है, और प्रेशर भी क्या हो रखा है, चेंज हो रखा है। अब देखो नाउ सिंस वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलते हैं हमको, dq इक्वल टू क्या होता है, du माइनस का du प्लस का dw होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस, माना ये जो गैस है यहाँ पर कैसी गैस है, आइडियल गैस है, कैसी गैस है, आइडियल गैस है, एंड फॉर आइडियल गैस दिस इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, and during this process delta T is equal to 0, यानी change in temperature will be equal to 0. If change in temperature is 0 and this U is a function of only temperature, it means this du is also 0. और हमने पहले भी पढ़ा है कि for ideal gas during isothermal process
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू 0, ये टर्म कितना हो जाएगा 0 फॉर आइडियल गैस, तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा dW। आहा, ये क्या बात हुई भाई, क्या बोल रहा है, dQ इक्वल टू dW, यानी हीट इक्वल टू वर्क डन, टोटल कंप्लीट कन्वर्जन। बट सेकेंड लॉ तो क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल, हम टोटल कन्वर्जन कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या ये जो चीज है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वॉयलेट कर रहा है? आंसर है नहीं। देखो क्यों नहीं, अब यहां पर समझेंगे हम सोल इफेक्ट को, बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉट ए सोल इफेक्ट। अब सोल इफेक्ट होता क्या है, देखो पहले इन्वायरमेंट में मान लिया मेरे पास यहां पर अनुमान लगा लो, ऐसे ही बोल दो, कुछ भी बोल दो, 100 जूल हीट थी। पहले इन्वायरमेंट में कितनी जूल हीट थी, 100 जूल हीट थी। ये जो प्रोसेस है ये सोल इफेक्ट होती है जब इसका जो इन्वायरमेंट है, इसकी जो सराउंडिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, इसके सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस के दौरान, तब ये सोल इफेक्ट होगा। अगर यहां पर क्या हो रहा है, अब देखो हुआ क्या, जैसे मैंने इसको नीचे कंप्रेस किया, यहां से कुछ हीट निकल के बाहर आई, क्योंकि उसने प्रोसेस को क्या करना है, आइसोथर्मल बना के रखना है। जैसे ये हीट बाहर आई, यहां हीट में चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मान लिया अब यहां हीट कितनी होगी 110 जूल हो गई, यानी इस समय सिस्टम की सराउंडिंग क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। सिस्टम वो पहले वाला अब नहीं रहा, यानी उसका जो चारों ओर का वातावरण है, उसकी जो सराउंडिंग है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। खुद सिस्टम भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। देखो सिस्टम पहले उसका वॉल्यूम कितना था, V1 था, अब वॉल्यूम कितना हो गया है, V2 हो गया है। अगर जब भी मैं क्या कहूंगा कि सोल इफेक्ट बोलूंगा, तो सोल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर विल बी नो चेंज इन इन्वायरमेंट, या उससे देयर इज नो चेंज इन सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर सराउंडिंग में कोई चेंज आया, इसका मतलब वो सोल इफेक्ट नहीं है। समझ में आ गया सोल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, सोल इफेक्ट का मतलब देयर इज नो चेंज इन एनवायरनमेंट इटसेल्फ, देयर इज नो चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी कोई चेंज वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक, स्टेट चेंज हो रही है यहां पर, देखो समझ में आई बात। तो सिस्टम जो प्रोसेस है वो कैसी, उसका जो इफेक्ट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सोल इफेक्ट की हम बात करेंगे। आई होप सोल इफेक्ट का मतलब क्या होता है आपको समझ में आया होगा। तो ये लॉ किसके लिए पॉसिबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, सोल इफेक्ट के लिए। यानी ये जो चीज है यहाँ पर ये वॉयलेशन नहीं कर रही है किसका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही ये प्रोसेस हुई इस सिस्टम का जो सराउंडिंग है उसमें चेंज आ गया, आया नहीं आया चेंज, हीट चेंज होगी उसकी भैया, हीट चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है सराउंडिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, ओके। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, या एग्जाम्पल बोल सकते हैं, यहाँ पे समझने का एक और तरीका बोल सकते हैं कि जहाँ पर हमको लग रहा था कि इस लॉ का क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, फिर स्टेटमेंट का वॉयलेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। नाउ अब हम पढ़ते हैं किसकी ओर, सेकंड स्टेटमेंट की ओर, और वहां पर भी हमको एक बार ऐसा फील होगा कि एक जो चीज है वो वायलेट कर रही है, वॉयलेशन वहां पर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वॉयलेशन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब अगले जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है मेरे पास, दैट इज सेल्सियस स्टेटमेंट। तो हिंट डालो क्या, सेल्सियस स्टेटमेंट। ये मिटा दूं मैं, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल था, ये नहीं मिल होगा तो चलेगा, या फिर ऐसी थ्योरी में कुछ भी लिख देना, मतलब कुछ भी नहीं लिखना होता है, मतलब जो भी आपको समझ में आ रहा है वो लिख देना। ठीक, ओके। अगला जो लिखो वो लिखो क्या, सेल्सियस स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, सेल्सियस की स्पेलिंग, सेल्सियस स्टेटमेंट। देखो अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल इफेक्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। यानी इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका सोल इफेक्ट क्या हो, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हो। आई थिंक ये हमारे जो फर्स्ट जो लिमिटेशन थी वो थी, वो ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में नहीं बता पाया था कि भैया लोअर से हायर की ओर ट्रांसफर क्यों नहीं होती है। तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो कहता है ऐसा होता नहीं है, ये क्या है, लॉ है ना, एक लॉ बना दे इसको। ठीक है, तो लॉ क्या हो गया कि देयर इज नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल इफेक्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज सेल्सियस स्टेटमेंट। ये किसका स्टेटमेंट है, सेल्सियस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नो प्रोसेस इज पॉसिबल
नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole effect is transfer of heat from lower temperature to higher temperature. ओके, तो दिस इज सेल्सियस स्टेटमेंट। ये क्या है, हमारा सेल्सियस स्टेटमेंट है। नाउ अब देखो, मैं अभी यहाँ पर आपको ऐसा दिखाऊंगा, फिर ऐसा दिखाने की कोशिश करूंगा कि सेल्सियस स्टेटमेंट क्या हो गया है, वॉयलेट हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिखाया था आपको, जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है वो एक बार वॉयलेट होता हुआ दिख रहा था। एक बार देखेंगे, चलो इसे बताता हूँ मैं, आई होप ये हो गया होगा ना। ओके, देखो हम सब ने हीट इंजन के बारे में डिस्कस किया था। देखो क्या रहा है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं, नो प्रोसेस इज पॉसिबल। ठीक है, तो देखो माने ये मेरे पास क्या है, एक यहाँ पर इस तरह का रिजर्वोयर है एट टेम्परेचर T1, यहाँ एक रिजर्वोयर है एट टेम्परेचर T2, यहाँ और ये ऐसा बोल के चल रहा हूँ T1 इज ग्रेटर देन T2, इट मीन दिस इज हायर टेम्परेचर एंड दिस वन इज लोअर टेम्परेचर एंड इट इज वेरी इजी टू से कि हीट विल फ्लो फ्रॉम T1 टू T2। जो हीट कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो करेगी, T1 से T2 की ओर फ्लो करेगी। इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है भैया, ये नेचर में हो रहा है, सामने दिख रहा है। ठीक है, कोई करे मुझे प्रूव करके दिखा, उसको दिखा दो अपनी चाय ठंडी करके। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट इज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसको, ऐसा हो रहा है। लेकिन ये क्या बोलता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल इफेक्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। मैं कह रहा हूँ एक बार मैं करके देखता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरो को यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पर एक मोटर लगा देता हूँ, यूँ करके लगा दी मैंने मोटर। और मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ वर्क किया और यहाँ से इसने क्या ली, Q2 हीट ली और यहाँ कितनी हीट दे दी, Q1 हीट दे दी। और इस मोटर को मैंने क्या बोला, रेफ्रिजरेटर बोला। कल ही पढ़ा था हमने कि दिस इज माई रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर टेक हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर एंड गिव इट टू और ट्रांसफर टू हायर टेम्परेचर। तो इज दिस इज वायलेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। बताओ क्या ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी है वो इस स्टेटमेंट का वायलेशन है? आंसर है नहीं, वायलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो, अगेन देखो इसका सराउंडिंग देखो। ये सिस्टम था मेरे पास ना, पहले ये सिस्टम था, यहां पर कुछ नहीं था, ये सिस्टम था मेरा, ये मेरा पूरा सिस्टम था और ये क्या इसके सराउंडिंग है। ठीक है, नाउ जैसे मैंने क्या करना चाहा, हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में फ्लो कराना चाहा, मैंने क्या किया, इसके सराउंडिंग ने क्या किया, वर्क किया सिस्टम पर, किया नहीं किया। और जैसे ही सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करेगा तो सराउंडिंग चेंज हो जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं वर्क करूंगा तो मैं कुछ तो चेंज होऊंगा, अपनी फिजिकल अपनी एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज करूंगा। तो जैसे ही यहां पर क्या हुआ, वर्क हुआ, ये वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम है, वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस है। अगर मैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की बात करता हूं तो ये वर्क, अगर जैसे ये वर्क हुआ तो इसके सराउंडिंग में चेंज आ गया। अगर सराउंडिंग में चेंज आ गया देन इट इज नो मोर सोल इफेक्ट। तो ये सोल इफेक्ट नहीं है, इस चीज को वॉयलेट कर देगा, इस वर्ड को। अगर ये चीज है ही नहीं तो वॉयलेट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, यानी इसकी रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं ऐसी। आई बात समझ में? ये इसका मतलब जो रेफ्रिजरेटर का केस है वो इस स्टेटमेंट को वॉयलेट या फिर उसका क्या बोलते हैं, विरोधाभास, उसको विरोध नहीं कर रहा है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, इसके जो सराउंडिंग है उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो दिस इज अवर सेल्सियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ अब आपको लग रहा होगा कि हम माने किसकी, कौन सही है, केल्विन प्लांक या फिर सेल्सियस चचा? सही कौन है इन दोनों में से? देखो अभी फिलहाल के लिए आपको लग रहा होगा कि बोथ आर डिफरेंट, बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग, बट नो, दीज बोथ स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अगर इन दोनों में से कोई एक भी क्या हो जाए, खराब हो जाए, या फिर कोई एक भी गलत सिद्ध हो जाए
तो दूसरा वाला अपने आप गलत सिद्ध हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है दूसरे वाले गलत सिद्ध करने की। इट मीन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेल्सियस स्टेटमेंट बोथ आर इक्विवेलेंस टू ईच अदर। यही हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, प्रूफ कि दीज टू स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंस टू ईच अदर। लेकिन फिलहाल के लिए यहीं पर क्या करते हैं, हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये फील आया होगा कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ और उसका जो स्टेटमेंट है वो क्यों आया, ये तो पता चल गया होगा, और जो उसका स्टेटमेंट है वो भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, और किस हो सकता है आप कोई नई बुक पढ़ रहे हो, कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें स्टेटमेंट क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन कहने का तरीका या फिर बोलते हैं उसका जो इरादा है वो सिर्फ यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लगा तो दबा दो बटन लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं कहना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इन दोनों का संबंध लेके, या फिर ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंस होते हैं। ठीक, वो आपको करना है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, इतनी मेहनत से ये लेक्चर बना रखा है। ठीक, करना चाहिए आपको। ठीक है, कोई बच्चे करते भी हैं और कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, अभी मैं तो डेटा में दिखाया नहीं मैंने यहाँ पर आपको, क्योंकि मेरे पास दोबारा जाना पड़ेगा मेरे को उधर कंप्यूटर स्क्रीन में वो दिखाने के लिए कि कितने बच्चे सब्सक्राइब करते हैं। मतलब बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, बच्चे देखते हैं, वो रोज़ के 7,000 8,000 बच्चे देख रहे हैं, सब्सक्राइब में से 1 या 2 बच्चा करता है। तो ये थोड़ा देख के थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब एजुकेशनल चैनल है इसलिए कर देते हैं ना, क्योंकि होता भी है ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, रोज़ वीडियो डालते हैं, वो नोटिफिकेशन कभी कभी इरिटेट तो करता है ना, जो आता है ना बेल आइकन वाला, लेकिन थोड़ा बहुत सहना ही पड़ता है ना, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो फर्स्ट में इरिटेट करती हैं ना। आपने एक वो भी सुना होगा कि अगर कोई इंसान आपको पहली बार में उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही ना, इसका मतलब वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जो जेन्युइन इंसान होता है वो फर्स्ट में अच्छा नहीं लगता, जब धीरे धीरे उसके साथ वक्त आप बिताते हो तब वो अच्छा लगता है। तो सेम पढ़ाई के साथ भी होती है, या फिर सेम इस टाइप की वीडियो के साथ भी होता है कि फर्स्ट में अच्छे नहीं लगते यार, क्योंकि समझ नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन एक बार जब जहाँ समझ आना स्टार्ट हो गई तो फिर इनसे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक, तो करिए लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।